Hello student, in the chapter Biotechnology and its application, we have so far completed the first part of the chapter, that is application of biotech in agriculture. Now we have come to the second part of the chapter, application of biotech in medicine and medical science. Agricultural application was totally different. उसमें हम अलग अलग तरह की अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाई, ठीक है. नाउ द सेकेंड इज द मेडिकल एप्लीकेशन इज टोटली डिफरेंट. दो ही ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने जीन ट्रांसफ़र टेक्निक यूज़ की है. अब मेडिकल एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हम मेडिकल फील्ड में आखिर जीन ट्रांसफ़र टेक्निक से क्या क्या कर सकते हैं. सो वी कैन हैव द थ्री मेजर एरियाज हियर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल साइंस. थ्री मेजर एरियाज में सबसे मेन फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन. सबसे पहला काम मेडिसिन फॉर्मेशन, then treatment of disease and diagnosis of disease. Three basic research fields we can have where we can use this recombinant DNA technique. सबसे मेजर जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन. इसमें हम क्या करते हैं, किसी मेडिसिन से रिलेटेड जीन उसको हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म से कल्चर के थ्रू या उसको ग्रो करके उससे मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. मेडिकल एप्लीकेशन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है मेडिसिन, और कई ऐसे मेडिसिन हैं जिनको आज तक भी हम लैब में नहीं बना पाए, और वो चीज़ें जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनती हैं, ठीक है. तो कुछ मेडिसिन बनाई जा सकती है जीन ट्रांसफ़र करके, और ये वो मेडिसिन होगी जो हम नॉर्मली अदर फार्मा में या किसी और इंडस्ट्री में हम नहीं बना पा रहे. तो एक मेडिसिन फॉर्मेशन का मेन एप्लीकेशन है. इसके लिए मेडिसिन से रिलेटेड जीन हम ट्रांसफ़र करेंगे और फिर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जिसको हम जीन थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है. और ये जो डिजीज़ हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर है. ह्यूमन में बहुत सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. जेनेटिकल डिसऑर्डर जीन में डिफेक्ट, जीन में म्यूटेशन की वजह से होते हैं और वो बाय बर्थ होते हैं, ठीक है. पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में गैमेट के थ्रू जब जीन आ रहे हैं तो उसी दौरान म्यूटेशन हो गया तो वो रहेगा और उसका कोई क्योर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है. लेकिन क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में जीन ट्रांसफ़र ही करते हैं, तो ये इमेजिन किया गया क्योंकि जीन डिफेक्ट होने की वजह से डिजीज़ हो रही है, तो क्यों ना हम एक अच्छा नॉर्मल जीन बॉडी में ट्रांसफ़र करके इस डिजीज़ को ख़त्म कर दें. उसको हम डिजीज़ ट्रीटमेंट जीन थेरेपी के पार्ट में रखते हैं. और तीसरी चीज़ है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़. डायग्नोसिस मीन्स हम ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन में ये पता लगाएं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या इन्फेक्शन है, कौन सी बीमारी है, क्या डायग्नोसिस का. क्योंकि ट्रीटमेंट क्या करोगे, मेडिसिन कौन सी दोगे, ये सब इस बात पे भी डिपेंड करता है कि डायग्नोसिस हुआ कि नहीं हुआ या डिजीज़ कौन सी है. तो तीन फील्ड है जहाँ हमें इसका एप्लीकेशन मिलता है. सबसे पहले मेडिसिन फॉर्मेशन, उसके बाद डिजीज़ ट्रीटमेंट एंड डिजीज़ डायग्नोसिस, ठीक है. हमें एनसीईआरटी में भी ये तीन एप्लीकेशन दिए हैं. सबसे पहले मेडिसिन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, तो ये जो मेडिसिन होती हैं इनको हम रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स कहते हैं. थेरेप्टिक्स वर्ड थेरेपी से आया. थेरेप्टिक्स मतलब जो थेरेपी में ट्रीटमेंट में काम आए. तो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन भी कहा जा सकता है, इनको रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स भी कहते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन ट्रांसफ़र से बनी है, ठीक है. वैसे तो हम जीन ट्रांसफ़र करके कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेनिक बनाना जीन ट्रांसफ़र जो है ये नेचुरल चीज़ नहीं है. इसमें ऑर्गेनिज्म का जीनोम परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाता है. इसलिए जीन ट्रांसफ़र इतना फ्री फ्रैंक होकर या बहुत लार्ज स्केल पर हम यूज़ नहीं करते. मेडिसिन तो इससे कई सारी बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर एक लिमिटेशन रखी कि हम इससे केवल वही मेडिसिन बनाएं जो हमें किसी और दूसरे मेथड से नहीं मिल पा रही है. और अगर मेडिसिन बनाने का कोई और तरीका, कोई और मेथड है तो हम बेवजह जीन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. और इसीलिए आप देखिए रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जो कि नॉर्मल मेडिसिन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है. देखिए ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन तो पहले भी मिलती है, हम प्लांट को यूज़ कर रहे हैं, कई सारे एनिमल से भी मेडिसिन मिल रही है, लेकिन हमने प्लांट पार्ट लिया, उसको क्रश किया और खा गए, तो वो रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में होती है, ठीक है. उन मेडिसिन के कंपैरिजन में अगर हम जीन ट्रांसफ़र करके प्रॉपर कल्चर से मेडिसिन बनाएंगे तो ज़्यादा प्योर होती है, ज़्यादा सेफ़ होती है, इसमें कोई अनवांटेड चीज़ें नहीं रहती, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. उसके बावजूद भी, इतने बेटर चीज़ें होने के बावजूद भी, क्योंकि जीन ट्रांसफ़र करके बनानी पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पर एक लिमिटेशन रखते हैं और हर किसी मेडिसिन को जीन ट्रांसफ़र से नहीं बना लेते. केवल हम उन्हीं की कोशिश करते हैं जिन मेडिसिन को बनाने का हमारे पास कोई मेथड नहीं. जैसे कि इंसुलिन. इंसुलिन की ज़रूरत हमें शुरू से थी, लेकिन इंसुलिन हम कभी बना नहीं पाए, नहीं हम कभी बना पाए, नहीं ह्यूमन से निकाल पाए. तब फिर हमने जीन ट्रांसफ़र करके उसको प्रोड्यूस किया. तो ये एक तरह से एसओएस कंडीशन है
जहाँ बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है कि अब कोई तरीका ही नहीं है मेडिसिन के लिए, तब हम जीन ट्रांसफ़र के बारे में सोचें। और इसीलिए मेडिसिन तो हज़ारों तरह की आज अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बहुत लिमिटेड है और उसको भी सब जगह यूज़ किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। हर कंट्रीज़ में अलग अलग है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्योंकि जीन ट्रांसफ़र और ट्रांसजेनिक से बनती है, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जैसा मैंने कहा रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स जो हैं दे आर प्योर, सेफ, मोर इफेक्टिव एंड हैव लेस साइड इफेक्ट। ठीक है, एंड अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन, केवल कितनी 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया ओनली 12 आर अलाउड। पूरे वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन यूज़ की जा रही है। हालांकि ये थोड़ा फिगर पुराना है, एनसीईआरटी का है, कुछ साल पुराना है, लेकिन हमें यही ध्यान रखना है। इंडिया में उन 30 में से भी केवल 12 अलाउड है, जिसमें से एक तो इंसुलिन ही है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्री का मैटर अलग अलग हो सकता है, कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा, कुछ में कम, जिनको जैसा ठीक लगता है। लेकिन आप देखिए जहाँ सैकड़ों हज़ारों मेडिसिन है, वहाँ केवल 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। ये इंडिकेट करता है कि हम जीन ट्रांसफ़र और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन केवल तभी बनाते हैं जब कोई और रास्ता नहीं बचे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसजेनिक भी कोई नेचर के लिए बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम मेडिसिन फॉर्मेशन में हमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, इंसुलिन कैसे बनाया गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। उसी पर आते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पर। इसके पहले हमें थोड़ा इंसुलिन का जनरल चीज़ें बात कर लें कि इंसुलिन क्या है और कैसे बनता है, फिर हम जीन ट्रांसफ़र पर आते हैं। इंसुलिन ह्यूमन में मिलने वाला एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जो हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल्स, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और उसकी बीटा सेल्स से बनता है, और ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करता है। सभी आपने पढ़ा ही होगा। एंड दैट्स वाई प्रॉपर क्वांटिटी, प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, ह्यूमन में इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा है, कम इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, नेग्लिजिबल इंसुलिन बन रहा है, तो शुगर लेवल यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़ हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बॉडी के दूसरे कई सारी फंक्शनिंग, वाउंड हीलिंग, कोई भी डिजीज़, इम्यूनिटी, सब पर अफेक्ट आता है इसका। ठीक है, तो ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो ह्यूमन पॉपुलेशन में खूब मिलती है। अब डायबिटीज़ का इलाज क्या था? ट्रीटमेंट ये था कि भाई या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बनने लग जाए, कुछ ऐसा स्टिमुलेशन करें, थोड़ा बहुत इनिशियली कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद रियल फिर बात यही रहती है कि हमें इंसुलिन बाहर से ऐड करना पड़ेगा। तो जिन पर्सन में इंसुलिन कम बनता है, जो डायबिटिक हैं, उनको बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। और अगर हम एक्सटर्नली इंसुलिन दे रहे हैं तो फिर इंसुलिन लाने का कोई सोर्स कहीं से तो लाएंगे, तो आखिर लाए कहाँ से? और आप देखिए, जब तक आज हमें जो मार्केट में इंसुलिन मिलता है वो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन है, बट जब तक जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन नहीं बना तब तक इंसुलिन का अरेंजमेंट कहाँ से होता था। और ये हमने पता किया तो मालूम चलता है कि उस समय हम अदर एनिमल का इंसुलिन यूज़ करते थे, कैटल्स एंड पिग्स। इनका इंसुलिन ह्यूमन के इंसुलिन से बहुत रिजेंबल करता है, हालांकि एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो हम क्या करते थे, स्लॉटर हाउस में जहाँ इन एनिमल्स को मारा जाता था, वहाँ इनके पेनक्रियाज इकट्ठे करके उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे। अब कितना ही प्योरीफाई कर लो, उस एनिमल्स की इम्प्योरिटीज़ और एंटीबॉडीज, एंटीजेंस रहते ही थे। वो इंसुलिन फिर हम यूज़ करते थे ह्यूमन के लिए, तो समहाउ काम चलता था। हालांकि वो एग्जैक्टली ह्यूमन इंसुलिन नहीं है, और अदर एनिमल से लिया है तो उनके थोड़ी सी एंटीजन एंटीबॉडी की प्रॉब्लम रहती है, तो वो एलर्जिक और होता है, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी रहते थे, और ज़्यादा मिलता भी नहीं था। कितने एनिमल मारेंगे, तो अवेलेबिलिटी कम थी, कॉस्ट इसलिए ज़्यादा भी थी, और उसके बाद भी एलर्जिक होता था। यानी कि हमारे पास में बहुत प्रॉपर वे में कोई इंसुलिन का सोर्स था ही नहीं। ठीक है, तो इंसुलिन के बारे में बेसिक चीज़ें पहले आपको आइडिया हो, इस पर बड़े अच्छे से क्वेश्चन बार बार आता रहता है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? देखिए, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करता है। ठीक है, इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस हार्मोन विच रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करता है। ठीक है, if it is less in amount then blood glucose level increases and diabetes occur। ठीक है, अगर ये कम है तो डायबिटीज होगी। ऐसे केस में क्या करते हैं, इन सच कंडीशन इंसुलिन इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड एंड दस वी नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन बाहर से देने की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक सोर्स चाहिए होता है।
इनिशियली कहाँ से आता था? इनिशियली इंसुलिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग्स। इनका इंसुलिन कहलाता था बोवाइन इंसुलिन। जो कैटल्स और पिग्स से इंसुलिन मिलता था वो बोवाइन इंसुलिन होता था, बट इट वाज मोस्टली एलर्जिक टू ह्यूमन। ये ह्यूमन के लिए एलर्जिक था। ठीक है, ये तो शुरुआत की बातें रही। अब जब जीन ट्रांसफर टेक्निक बनी, व्हेन जीन ट्रांसफर टेक्निक वाज डेवलप्ड, इंसुलिन जीन वाज ट्रांसफर्ड इन बैक्टीरिया एंड जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन ऑब्टेन। जब जीन ट्रांसफर टेक्निक बनी तो फिर हमने उस जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया, ई कोलाई में, और आज हमें उनसे इंसुलिन मिलता है। इंसुलिन का जीन ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। थोड़ा सा हम ह्यूमन में पहले देखिए कि ह्यूमन बॉडी में नेचुरली इंसुलिन कैसे बनता है। देखिए ह्यूमन में इंसुलिन कैसे बनता है, उसका जीन काम कैसे करता है, तभी तो हम जीन ट्रांसफर करके इंसुलिन बनाने की बात करेंगे। तो ह्यूमन में थोड़ा सा इंसुलिन बनने का एक प्रोसेस समझ में आना चाहिए। इन ह्यूमन इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। इंसुलिन एक सिंपलेस्ट हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। ध्यान रखना, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको चेन ए चेन बी कहते हैं, और दोनों चेन एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। ठीक है, चेन ए में 21 अमीनो एसिड और चेन बी में 30 अमीनो एसिड। टोटल इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। बहुत छोटा सा प्रोटीन है। ठीक है, इसका जीन लेकिन एक ही है और एक ही जीन से सब कुछ बनता है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है, पहले उसका प्रोसेस समझें, उसके बाद जीन ट्रांसफर करके कैसे बनाया है उस पर बात करेंगे। तो ह्यूमन में इंसुलिन का देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा, कैसे काम होता है ह्यूमन में। आप देखिए ये है इंसुलिन जीन, ये मान लीजिए नेचुरल इंसुलिन जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पर ह्यूमन में होता है। ठीक है, ये इंसुलिन जीन है। अब जैसे एक नॉर्मल जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, ये मान लीजिए एमआरएनए, फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ, पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। इस इंसुलिन जीन से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, टोटल 84 अमीनो एसिड की चेन बनती है। इस 84 अमीनो एसिड में फर्स्ट 21, ये मैंने रेड कलर से बना रखी है, फर्स्ट 21 जो है वो चेन ए कहलाती है। ठीक है, आप देखो दोनों चेन एक साथ बनती है, चेन ए 21 अमीनो एसिड की, और लास्ट के 30 अमीनो एसिड की चेन बी है, ये ग्रीन से बना रखी है, और बीच में 33 अमीनो एसिड का एक सेगमेंट होता है जिसको सी पेप्टाइड कहते हैं। तो 30, 33 और 21 मिलाकर 84 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ह्यूमन में ये जो चीज़ बनती है इंसुलिन के जीन से, ह्यूमन में इंसुलिन के जीन से ये जो चीज़ बनी, ये एक्चुअल में इंसुलिन नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन है। ये लीनियर चेन है 84 अमीनो एसिड की, एंड दिस इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन, इनएक्टिव इंसुलिन। ठीक है, तो जीन से तो इस तरह से पहले प्रो इंसुलिन बनेगा। अब इस प्रो इंसुलिन की 2 स्टेप में प्रोसेसिंग होती है, तब जाके एक्टिव इंसुलिन बनता है। 2 स्टेप में क्या है, पहले तो देखो ये लीनियर चेन, अब चेन ए और चेन बी को आमने सामने लाएंगे और उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे, और ये जो सी पेप्टाइड है ये हमारा किसी काम का नहीं, इसको हटा देंगे। इंसुलिन में सिर्फ चेन ए और बी ही होता है। तो 2 स्टेप में काम होगा, पहले चेन ए और बी को जोड़ेंगे, तो अब ये तो दोनों अपोजिट एंड पर है, कैसे जोड़ें, तो इसको इस तरह से फोल्ड किया जाता है एक लूप की तरह। देखिए ये बना रखा है एक लूप, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब क्या हुआ, इसको इस तरह से घुमाया कि ये चेन ए है, रेड कलर दिख रहा होगा, और ये चेन बी है, ग्रीन कलर, ये रेड और ग्रीन ये आमने सामने आ गए, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिस्सा क्या है, सी पेप्टाइड। ठीक है, ये चेन ए और चेन बी, देखिए 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये एस बॉन्ड जो दे रखे हैं, तो ये चेन ए में शुरू में और एंड में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों चेन जुड़ जाती है, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड चेन ए में भी बनता है। इस तरह से थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड रहती है। ठीक है, सो बोथ द चेन्स आर कनेक्टेड बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड इन बिटवीन द चेन ए इटसेल्फ। ठीक है, चेन ए में बनता है, ये पहले बना इस तरह से लूप के फॉर्म में, दोनों चेन को हमने जोड़ा। अब उसके बाद सी पेप्टाइड हटा देते हैं, ये यहाँ से काट दिया जाता है, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, और ये काम किया जाता है बाय बीटा सेल पेप्टाइडर्स। बीटा सेल्स में जो छोटे छोटे पेप्टाइडर्स जो एंजाइम की तरह भी काम करते हैं, वो यहाँ से सी पेप्टाइड को काट के हटा देते हैं। जैसे कटेगा फिर ये चेन ए और बी का पार्ट बच गया सिर्फ ही। ठीक है, ये देखो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड चेन ए में और ये चेन बी, ये है एक्टिव इंसुलिन, और ये सी पेप्टाइड हम अलग से मिल जाता है। ये है इंसुलिन और ये है इसका एक्टिव फॉर्म। तो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में कैसे बनता है ये हम देख सकते हैं। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो कई बार ये अच्छा खासा 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले तो मैं ह्यूमन में इंसुलिन बनने का प्रोसेस समझ में आना चाहिए। क्रोमोसोम 11 पर इसका जीन है जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से एक लीनियर चेन और पॉलीपेप्टाइड बनाता है, प्रो इंसुलिन। अब जो 2 स्टेप में काम होगा, पहले चेन ए और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे इस तरह से घुमा के, उसके बाद सी पेप्टाइड हटा दिया जाएगा। अब जब हमें ये पूरी चीज़ समझ में आई और अब हम जीन ट्रांसफ़र करके इंसुलिन बनाना चाह रहे हैं,
और अगर हम ये ह्यूमन का इंसुलिन जीन यहाँ से निकाल के मान लो बैक्टीरिया में डाल दें तो क्या होगा और बैक्टीरिया क्या बनाएगा। देखिए अगर ये जीन हमने बैक्टीरिया को दे दिया तो बैक्टीरिया भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आराम से कर लेगा, तो वो भी क्या बना देगा, प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन तो आराम से बन जाएगा, लेकिन प्रो इंसुलिन से इंसुलिन की जो 2 स्टेप की प्रोसेसिंग है ये काम बैक्टीरिया नहीं कर पाएगा। ये प्रोसेसिंग तो सिर्फ ह्यूमन में ही पॉसिबल है। ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन का जब इंसुलिन का बनना समझा तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम ह्यूमन का इंसुलिन जीन ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया में तो हमें डायरेक्ट इंसुलिन नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रो इंसुलिन बना के दे देगा। अब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन की जो प्रोसेसिंग है 2 स्टेप, या तो ये हम आर्टिफिशियली करें, चेन ए और बी को जोड़ें और सी पेप्टाइड हटाएं, दोनों काम आर्टिफिशियली करना बड़ा मुश्किल था। और जल्दी हमें एक बात समझ में आ गई कि हम ह्यूमन के इंसुलिन जीन से तो इंसुलिन ईजिली नहीं बना पाएंगे। हम बैक्टीरिया से प्रो इंसुलिन बनवा सकते हैं, बाद की प्रोसेसिंग आर्टिफिशियली करनी पड़ेगी जो मुश्किल रहेगी। और इसीलिए इंसुलिन जो बनाया गया और जो आज हमें इंसुलिन मिलता है उसमें ह्यूमन का नेचुरल जीन यूज नहीं किया गया। 1983 में पहली बार जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन बना करके मार्केट में रिलीज किया गया बाय एन अमेरिकन फार्मा कंपनी एली लिली। और एली लिली के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ह्यूमन इंसुलिन तैयार किया वो इस जीन से नहीं किया। ये दिक्कत तो थी ना, दोनों काम खुद करने पड़ेंगे और ये चीजें आर्टिफिशियली करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, एली लिली के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, फाइनली इंसुलिन में हमें चेन ए और बी तो चाहिए, सी तो चाहिए ही नहीं, तो हम बनाए क्यों। तो उन्होंने क्या किया, 2 छोटे छोटे जीन बनाए, चेन ए का जीन 21 अमीनो एसिड वाला और चेन बी का जीन। 2 छोटे छोटे आर्टिफिशियल डीएनए आर्टिफिशियल जीन बनाए, चेन ए का और चेन बी का। अब एक बैक्टीरिया में चेन ए का जीन डाल दिया और दूसरे बैक्टीरिया में चेन बी का जीन डाल दिया। दोनों बैक्टीरिया को कल्चर किया, इकोलाई को। एक इकोलाई से चेन ए मिल गई, एक से चेन बी मिल गई कल्चर में। अब क्या काम बचा, अब सिर्फ एक ही काम बचा, चेन ए और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ना और वो जुड़ते इंसुलिन तैयार। ठीक है, अगर हम ये जीन लेते हैं तो हमें 2 काम आर्टिफिशियली करने पड़ेंगे, चेन ए और बी को जोड़ना भी और सी पेप्टाइड हटाना भी है। लेकिन एली लिली के लोगों ने जिस तरह से काम किया उसमें तो उनको एक ही काम करना पड़ा, चेन ए और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ना, सी पेप्टाइड हटाने का काम ही नहीं, उन्होंने बनाया ही नहीं उसको। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन बना की प्रोसेस थोड़ी सी अलग थी। ये ह्यूमन बॉडी की प्रोसेस तो इस तरह से है। अब जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बना, तो देखिए जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन फार्मा कंपनी, नाम ध्यान रखेंगे, एली लिली इन 1983। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे सिंथेसाइज 2 आर्टिफिशियल जीन्स, 2 आर्टिफिशियल डीएनए ऑफ चेन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, चेन ए का अलग जीन, चेन बी का अलग जीन, एंड दे ट्रांसफर्ड देम इन 2 सेपरेट इकोलाई। 2 अलग अलग जीन बनाए, 2 अलग अलग इकोलाई में डाले, अलग अलग इकोलाई में, एक में नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे ये आर्टिफिशियल जीन ऑफ चेन ए बनाया, आर्टिफिशियल जीन ऑफ चेन बी बना दिया। ठीक है, और प्लाज्मिड वेक्टर, वही पीबीआर वेक्टर जो होता है, प्लाज्मिड वेक्टर को यूज करके उनको ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया सेपरेट। अब इनके कल्चर से इस ई कोलाई से चेन ए ऑब्टेन हो गई, इससे चेन बी ऑब्टेन हो गई। ठीक है, इनको पूछा जाता है एक ही ई कोलाई में क्यों नहीं डाला, एक ही कोलाई में डालते तो चेन ए और बी दोनों मिक्स्ड वे में प्रोड्यूस होती तो बहुत मुश्किल हो जाता काम करना, तो बिल्कुल सेपरेट उनको प्रोड्यूस किया गया। फिर उनको बाद में आर्टिफिशियली, नाउ बोथ आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, और जब ये काम वो कर पाए, ये काम मुश्किल था हालांकि, ठीक है, इसको करने के बाद फिर इंसुलिन तैयार हो गया। इस तरह से इंसुलिन बना। 5 जुलाई 1983 को ये पहली बार मार्केट में रिलीज किया गया था बाय द नेम ह्यूमुलिन। इस इंसुलिन का जो नाम रखा गया था ह्यूमुलिन, मीन्स ह्यूमन इंसुलिन। ओके, इस पूरे प्रोसेस में क्वेश्चन आता है कि अमंग इन दिस प्रोसेस विच वाज द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप, सबसे मुश्किल काम क्या था। तो जीन ट्रांसफर करके ए और बी बनाना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि इनको जोड़ना। और ये लिखा भी है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप वाज जॉइनिंग बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जब वो इसमें सक्सेसफुल हुए तभी इंसुलिन बना और रिलीज हुआ। दिस वाज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी इन जीन ट्रांसफर टेक्निक फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जहाँ हज़ारों लोग हर साल डायबिटीज़ की कमी, इंसुलिन नहीं मिलने की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से मर जाते थे, आज इस इंसुलिन की वजह से लोगों की जान बचती है। ठीक है, मानते हैं कि ये प्रोसेस जीन ट्रांसफ़र नेचुरल नहीं है, इसमें ई कोलाई के जीनोम को डिस्टर्ब करना पड़ा, लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है, इसका फ़ायदा काफ़ी बड़ा है और कई लोगों की जान बचती है। तो ऐसे एप्लीकेशन अगर हैं
तो हम थोड़ा बहुत जीन ट्रांसफ़र अफोर्ड कर सकते हैं। अननेसेसरी के जीन ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए, लेकिन इस तरह के यूज़फुल पार्ट में ज़रूर होने चाहिए। यूमुलिन रिलीज़ करने के बाद इसमें और भी इम्प्रूवमेंट होता रहा। एक अमेरिकन कंपनी हुई एली लिली और एक इंडियन कंपनी रेनबैक्सी, इन दोनों ने मिलकर कुछ साल बाद एक और इंसुलिन रिलीज़ किया, लेटर ऑन यूमोलॉग। ये यूमोलॉग नाम का एक इंसुलिन रिलीज़ किया गया बाय एली लिली एंड रेनबैक्सी, और ये यूमोलॉग जो है यूमुलिन से ज़्यादा बेटर था। एक्चुअली केवल प्योरिटी का फ़र्क था। यूमुलिन से ज़्यादा प्योरीफाइड वे में यूमोलॉग बनाया गया जो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब तो खैर बहुत सारे वर्जन आते हैं, अलग अलग ग्रेड और अलग अलग कंसंट्रेशन, और इंसुलिन को लेकर कई चीज़ आने लग गई। बट ये शुरुआत थी किस तरह से हमने जीन ट्रांसफ़र को यूज़ करके जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन बनाया। ठीक है, और इसमें सबसे मुश्किल काम क्या रहा, ह्यूमन में कैसे बनता है, सारी बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला एप्लीकेशन था, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कैसे बनती है इसको लेकर के एक एप्लीकेशन, एक एग्जांपल दिया इंसुलिन बनाने। ठीक है, इंसुलिन को लेकर और भी कई चीज़ें आती है। इंसुलिन को लेकर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि हम इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं लेते। आप देखो, इंसुलिन हमेशा इंजेक्शन से लेना होता है, कई बार तो बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ दिनों में लेना पड़ता है, कई लोगों को डेली भी लेना पड़ जाता है, और बार बार इंजेक्शन से लेना मुश्किल काम है। तो ओरल इंसुलिन टैबलेट के फॉर्म में ले ले, ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन ओरली नहीं दे पाते हैं। कोई बता सकता है रीज़न क्या है ओरल इंसुलिन के पीछे, या ओरली नहीं लेने के पीछे? बहुत बड़ा रीज़न है इंसुलिन का नेचर। इंसुलिन प्रोटीनेशियस नेचर का है, और अगर आप ओरली लेंगे मुँह से तो वो डाइजेस्ट ही हो जाएगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ब्लड तक तो पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, अब वैसे कुछ कोशिश की जा रही है ओरल इंसुलिन बनाने की। ये भी आपको बता दें, कुछ जिंक कोटेड इंसुलिन बनाए गए, कुछ इस तरह के इंसुलिन बनाए गए जिंक कोटेड, जो हमारी बॉडी में स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते और वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं। हालांकि उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हो सकता है हमें इस तरह के कुछ ओरल इंसुलिन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इंसुलिन, ये पहला एप्लीकेशन था। लगे आता हूँ इसको जरा एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। एनसीईआरटी में आपको मैंने एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन बताया था यहाँ तक, निमेटोड रेजिस्टेंस तक। उसके बाद पेज नंबर 210 पर ही हमें ये बायोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन दे रखा है। ये इनिशियल पैराग्राफ है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि हम मेडिसिन में किस तरह से जीन ट्रांसफ़र को यूज़ कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स बनाएंगे जो ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी और मेडिसिन में कई तरह के अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे हमने कई बार प्लांट को वैसे ही लेके खा लिया, या एनिमल बेस्ड कोई मेडिसिन ले ली, तो ऐसे डायरेक्ट मेडिसिन ले रहे हैं तो कई बार हमें एलर्जी और अदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होंगे, क्योंकि वो इतनी प्योर फॉर्म में नहीं होती। जो बोवाइन इंसुलिन था वो इतना प्योर नहीं था। उसकी बजाय अगर हम जीन ट्रांसफ़र से और कल्चर करके प्रॉपरली बनाएंगे तो प्योर सेफ मेडिसिन बनेगी। और वही चीज़ बताइए कि रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स जो हैं बहुत प्योर, सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, 12 इंडिया में, ये सब यहाँ दे रखा है। फिर देखिए जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन, ये फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू होता है यहाँ। ठीक है, अब इसके अंदर जनरल बातचीत है, अब मैं लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत इजी गोइंग है। इंसुलिन के बारे में बेसिक चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, कहाँ इंसुलिन को आइसोलेट नहीं किया गया, ये इनिशियली इंसुलिन कहाँ से लाया गया, सारी बातें दे रखी हैं। और ये भी पूछा देखो लास्ट में, वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड, क्या हम ओरली दे सकते हैं या नहीं, ये चीज़ भी पूछ रखी है इसमें। तो जनरल इंसुलिन की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब आते हैं अपन, तो ये देखिए यहाँ पर अब जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन की बात की जा रही है। पहले तो ह्यूमन में इंसुलिन कैसे बनता है थोड़ा सा डायग्राम दिखा रखा, देखो ये इस तरह से लूप फोल्ड किया है, ये चेन ए और बी है, फिर ये सी पेप्टाइड हटा दिया और ए और बी का जुड़ा हुआ ये पार्ट बना रखा है। ठीक है, इस तरह से ये ह्यूमन में इंसुलिन का मैचुरेशन कैसे होता है, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन कैसे बनता है, जो हमने पढ़ा। और इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो वही सारी चीज़ें, ह्यूमन में कैसे बनता है, फिर जीन ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, और बाद में किस तरह से बनाएगी। आउटलाइन दे रखी सिर्फ चेन ए और बी के बारे में, उनको सेपरेट इक्वल में डाला गया, सबसे चैलेंजिंग स्टेप कौन सी, इस पैराग्राफ में बेसिक चीज़ें दे रखी हैं, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन का, सॉरी मेडिकल एप्लीकेशन का ये फर्स्ट पार्ट था, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, एंड दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विच इज कॉल्ड जीन थेरेपी। मैंने शुरू में आपको बताया था कि 3 एप्लीकेशन रहेंगे, मेडिसिन फॉर्मेशन जिसका हमने इंसुलिन एग्जाम्पल देखा, फिर डिजीज ट्रीटमेंट और डिजीज डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज हमारा दूसरा एप्लीकेशन ये है कि जीन ट्रांसफर से क्यों हम जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक करें, क्योंकि हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर जीन में ही खराबी की वजह से हो रहे हैं, जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, और हम यहाँ जीन ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, तो क्यों न जो जीन म्यूटेटेड है उसकी बजाय हम एक नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र कर दें। किसी पर्सन की बॉडी में कोई जीन म्यूटेट हो गया और वो एंजाइम नहीं बना रहा, उस एंजाइम के नहीं बनने से डिजीज़ हो रही है। अब उस पर्सन में अगर वो जीन ट्रांसफ़र कर दो नॉर्मल, तो एंजाइम बनने लग जाएगा, एंजाइम बनने लगेगा तो डिजीज़ ठीक हो जाएगी।
तो हमें जीन ट्रांसफर टेक्निक आने के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को लेकर के कुछ उम्मीद जगी, और वे सारे मेथड, बायोटेक के वो सारे मेथड जो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने में काम आते हैं, उन्हीं को कलेक्टिवली जीन थेरेपी कहते हैं। तो इसका ये जीन थेरेपी नाम दिया गया। हालांकि जीन थेरेपी अभी कोई 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। ये फ्यूचर हमारा मेडिसिन सिस्टम है, फ्यूचर ट्रीटमेंट पार्ट है, जो थोड़ा बहुत हम अभी कर पाए हैं और आने वाले फ्यूचर में हम इसको और अच्छा यूज़ कर पाएंगे। अभी भी कोई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर इससे ठीक नहीं हो जाते हैं, कुछ हुए हैं। बाकी ये ज़रूर है कि कंसेप्ट बहुत अच्छा है जो आगे फ्यूचर में भी हमारे काम आ सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जीन थेरेपी। और सबसे पहला जो जीन थेरेपी सक्सेसफुली हुआ था वो 1990 में हो चुका है। 4 साल की एक बच्ची में एडीए डेफिशिएंसी के अगेंस्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी की गई। ठीक है, जीन थेरेपी में करते यही है, हम पर्सन में नॉर्मल जीन ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें से वो म्यूटेटेड जीन निकालो भी मत, वो तो काम ही नहीं कर रहा है, नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस आप तो एक फंक्शनल जीन और डाल दो। ठीक है, और फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी, इसको लेकर के एम्स और AIPMT दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। ये NCERT की लाइन है, एस सच आती है। इट वॉज डन इन 1990 इन अ 4-year-old गर्ल। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम ADA डेफिशिएंसी। तो ये जो ADA डेफिशिएंसी है, इस डिजीज के अगेंस्ट पहली बार ये किया है। ADA क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। इसका जीन डिलीट हो जाता है कई बार, तो बाय बर्थ ये डिजीज होती है। या तो जीन डिलीट हो जाए या जीन म्यूटेट हो जाए, तो ऐसे में फिर ADA एंजाइम बाय बर्थ ही नहीं बनता। तो ADA डेफिशिएंसी के अगेंस्ट 4-year-old गर्ल में पहली बार 1990 में सक्सेसफुल जीन थेरेपी की गई। उसके बाद तो ये और में भी कईयों में की गई है। ये तो ये फर्स्ट केस अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, नाउ ADA का काम क्या है और क्या आखिर इस डिजीज में होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लें। ADA जो है एडिनोसिन डीएमिनेज, it is required for the formation of functional T lymphocyte from bone marrow cells। functional T lymphocyte को डिफरेंशिएट करने में काम आता है बोन मैरो सेल्स। ठीक है, T lymphocyte एंड B lymphocyte, जब आप इम्यूनिटी पढ़ते हैं डिजीज चैप्टर में, तो आपको लिम्फोसाइट के बारे में बताया जाएगा, और ये हमारी फंडामेंटल इनहेरेंट इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। T lymphocyte B lymphocyte का बनना ज़रूरी है। तो ये बोन मैरो से डिफरेंशिएट होती है। जिन बोन मैरो से डिफरेंशिएट होती है, इनमें इसको हम लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हैं। T lymphocyte, B lymphocyte, ये सब बोन मैरो से डिफरेंशिएट होती है। NCERT में बोन मैरो सेल की जगह लिम्फोसाइट लिखा हुआ है। ठीक है, इससे फंक्शनल T lymphocyte बनाने में ये एंजाइम ADA चाहिए। अगर किसी पर्सन, किसी चाइल्ड में ADA एंजाइम नहीं है, तो T lymphocyte फंक्शनल नहीं बनेंगे और उस चाइल्ड में बाय बर्थ इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहेगी। अब जब उस चाइल्ड में नेचुरल अपनी जो एक इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी नहीं होगी, तो उसमें होने वाला हर इन्फेक्शन ईजिली इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी की वजह से हम कई बीमारियां तो हमारे में होती ही नहीं, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन क्योंकि यहाँ इम्यूनिटी बेसिकली बाय बर्थ इम्यूनिटी बहुत वीक होगी, खूब इन्फेक्शन होंगे और कई सारी डिजीज होने लग जाती हैं, तो बड़ा एक मल्टीपल सिंड्रोम बन जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ADA अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन SCID कहते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इम्यूनिटी बहुत वीक है, नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं रहती। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID डिजीज इस ADA डेफिशिएंसी की वजह से होती है। SCID के और भी कई रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न इज ADA डेफिशिएंसी। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट कैसे इसको यूज़ किया गया। देखिए, SCID या इस ADA डेफिशिएंसी के कुल मिलाकर हमारे पास 3 ट्रीटमेंट थे। पहला ट्रीटमेंट था जो सबसे ईजी गोइंग था, बट वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है कि आप बॉडी में ADA एंजाइम नहीं बन रहा तो ADA को बाहर से दे दो, जैसे हमने इंसुलिन बाहर से लिया। तो एक तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। रिप्लेसमेंट बोलता है ना कि रिप्लेसमेंट नहीं है, बाहर से एंजाइम दिया जाता है। ADA एंजाइम को पेशेंट को बाहर से टाइम टू टाइम दें। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट था, क्योंकि आपने कुछ ADA दिया तो थोड़े दिन वो काम करता, फिर देना पड़ेगा, तो पीरियडिकली बार बार देना पड़ता था। ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। फिर एक थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम तो सुना ही होगा, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो जो अफेक्टेड पर्सन या चाइल्ड है उसका बोन मैरो शिफ्ट करा जाता, बोन मैरो निकाल के दूसरा बोन मैरो फिल किया जाता। बोन मैरो सेल्स में ही ADA जीन नहीं है, तो बोन मैरो सेल दूसरे का लाया जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और अब जो नया बोन मैरो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें ADA जीन है, तो लिम्फोसाइट बनने लगेंगे, और लिम्फोसाइट बनेंगे तो इम्यूनिटी आ जाएगी। तो जहाँ हम बाहर से ADA देते हैं वो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इन दोनों के बाद एक तीसरा मेथड आया जो जीन ट्रांसफर और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक पर बेस्ड था, जीन थेरेपी। ये भी एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट,
लेकिन ये बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के कंपैरिजन में कन्वीनियंट है। ठीक है, तो हमारे पास इस डिजीज के पॉसिबल अगर ट्रीटमेंट मेथड्स देखें तो वन इज द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। और फिर जीन थेरेपी ये भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जीन थेरेपी में जीन ट्रांसफर का काम है, ये दो तो खैर पहले के मेथड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में बोन मेरो कंपैरिजन में ये वाला जीन थेरेपी वाला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट। इसमें करते क्या, देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है यहाँ। जैसे ये अफेक्टेड पर्सन है जिसको कि डिजीज है, अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है, इसकी बॉडी से हम कुछ बोन मेरो सेल लेंगे, बोन मेरो सेल्स टेकन आउट। ठीक है, बोन मेरो सेल ले ली और उसको लैब में ले आए। अब पेशेंट का ज़्यादा काम ही नहीं है, पेशेंट को बुलाया, उसमें से बोन मेरो निकाला, उसको घर भेज दिया। या बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में तो पूरा पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये लैब में ले आए हम सेल, ये हमारी होस्ट सेल हो गई, इसको कल्चर कर लिया। अब हमने एडीए जीन ट्रांसफ़र किया, एडीए जीन को रिट्रोवायरस वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफ़र किया गया इन बोन मेरो सेल में। फिर जो बोन मेरो में ट्रांसफ़र हो गया उनका सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बोन मेरो सेल्स, जो हमारा जीन ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वही है। अब जो रिकॉम्बिनेंट बोन मेरो सेल्स आए उसका कल्चर किया गया। ठीक है, उसका कल्चर करके उसकी क्वांटिटी इंक्रीज की और थोड़ी बहुत को हमने कल्चर में ही मेंटेन रखा, बाकी सारी इस पर्सन में वापस डाल दी, रीइंफोर्स द पर्सन अगेन। मतलब एक पर्सन की बोन मेरो सेल निकाली, उसको कल्चर किया, उसमें जीन ट्रांसफ़र किया और वापस उसी पर्सन में डाल दी। अब देखो किसी और का बोन मेरो लेते हैं, जैसे बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में तो किसी और का आता है। अब किसी और का ऑर्गन या कोई बोन मेरो लेंगे तो मैचिंग और एंटीजन एंटीबॉडी की बड़ी दिक्कत होती है, रिजेक्शन के चांस होते हैं। यहाँ कुछ नहीं, या तो पर्सन की खुद की सेल है, खुद की सेल को निकाला, जीन ट्रांसफर करके वापस उसी में डाल दिया, तो रिजेक्शन का तो कोई काम ही नहीं। तो यहाँ देखो पेशेंट का काम फर्स्ट और लास्ट में आया। फर्स्ट में हमने बोन मेरो निकाला और सारा काम करने के बाद लास्ट में बुलाकर इंजेक्शन के थ्रू उसमें वापस डाल दिया। यहाँ हमने क्या किया, फॉर द कन्वीनियंस कुछ सेल्स को कल्चर में मेंटेन किया और उनको डिवाइड किया, रेगुलरली डिवाइड किया। बोन मेरो सेल कल्चर में भी डिवाइड हो जाती है, हमारी बॉडी में भी डिवाइड हो जाती है। कल्चर में उसको मेंटेन करते हैं। वैसे तो हमने जो सेल इसमें ट्रांसफर कर दी, ये सेल भी उसकी बॉडी में जाकर के डिवाइड होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सेल इमोर्टल है, कई और रीजंस की वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो वैसे तो अब इस पर्सन के अंदर दो तरह की बोन मेरो हो गई, एक तो उसकी जो नेचुरल है जिसमें एडीए जीन नहीं है, और एक रिकॉम्बिनेंट जो हमने एडीए जीन ट्रांसफर करके भेजी, दो तरह की रहेगी। और ये रिकॉम्बिनेंट और डिवाइड भी होती रहेगी। तो धीरे धीरे कुछ दिनों में, कुछ समय में अब टी लिम्फोसाइट फंक्शनल बनने लगेंगे और उसमें इम्यूनिटी आने लगेगी और स्किड के सिम्टम्स कम होते जाएंगे। कोई इमीडिएट रातों रात तो बीमारी नहीं ठीक होगी, लेकिन स्लो प्रोसेस में धीरे 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 इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एक जीने लायक ठीक ठाक इम्यूनिटी आ जाती है, उसका काम चल जाता है। ठीक है, और उसमें लाइफ टाइम दो तरह की बोन मेरो रहेगी। हम कल्चर में थोड़ा इसलिए भी रखते हैं, कई बार क्या होता है बॉडी के अंदर कुछ डैमेज हो गया, कुछ ही सेल्स कम हो गई, तो यूजुअली आफ्टर 1 और 2 ईयर हम पर्सन के, पेशेंट के ब्लड में चेक करते हैं कि हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट कितनी है। अगर हमें रिकॉम्बिनेंट सेल कम नज़र आ रही है तो हमने कल्चर में इनको मेंटेन करी, थोड़ा और ऐड कर दिया जाता है आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर। इसको हम कहते हैं बूस्टर डोज। तो एक बूस्टर डोज भी दी जा सकती है 1-2 बार। उसके बाद ये नंबर स्टेबल हो जाता है और उसके बाद आराम से लाइफ टाइम काम चल सकता है। तो जीन थेरेपी का ये आउटलाइन एक प्रोसेस है, इसके थ्रू एक जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक किया गया। इसमें आप देखिए हमने ट्रांसजेनिक ह्यूमन नहीं बनाया, ठीक है, ह्यूमन वही है, बस उसमें केवल बोन मेरो सेल्स में कुछ में जीन ट्रांसफर करके भेज दिया। ठीक है, या एक क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरह से हम बोन मेरो का ये काम कर रहे हैं जीन थेरेपी का एडी डेफिशिएंसी में, ये अभी भी परमानेंट क्योर नहीं माना जाता है। थोड़ी बहुत समस्या रहती है बट अदरवाइज ठीक है, काम चल जाता है, हमारी इम्यूनिटी आ गई। या एक क्वेश्चन आया कि फॉर द परमानेंट क्योर व्हाट शुड बी डन। अगर हम चाहते हैं कि बाय बर्थ डिजीज ही ना हो, परमानेंटली खत्म करें, तो परमानेंट क्योर तो तभी होगा ये जो जीन ट्रांसफर आपने अब किया उस चाइल्ड के बर्थ के बाद। अगर आपने ये जीन ट्रांसफर उस चाइल्ड के जाइगोट स्टेज पे ही कर दिया होता, जाइगोट या एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर दें, तो वहाँ तो अभी ऑर्गेनिज्म डेवलप ही नहीं हुआ। वहीं पर हमने जीन ट्रांसफर कर दिया तो फिर बाय बर्थ ये डिजीज ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप किसी भी जीन थेरेपी में परमानेंट ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जीन ट्रांसफर करो। एक बार बर्थ होने के बाद तो ऐसे ही होगा, पर समस्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ट्रांसफर तो हम कर लें, लेकिन हमें पता तो चले कि इस एम्ब्रियो से बनने वाले चाइल्ड को ये पर्टिकुलर डिजीज होने वाली है, ये पता चल जाए तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ट्रांसफर करके परमानेंट क्योर कर सकते हैं। और अब हम ये पता कर भी सकते हैं।
वो हम अगले एप्लीकेशन में लेंगे अभी, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ट्रांसफर करेंगे तो मोरलेस परमानेंट क्योर होता है। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, फॉर परमानेंट क्योर दिस जीन ट्रांसफर मस्ट बी डन एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर करेंगे तो परमानेंट क्योर है। एक बार अगर बर्थ हो गया तो उसके बाद तो इसी तरह से होगा, ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कहलाता है, परमानेंट क्योर नहीं कहलाता। समझ में आ गई बात। और अभी भी देखिए जीन थेरेपी के इस प्रोसेस में एक लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है मेनली, आप देखो ये जो काम हम कर रहे हैं अभी भी हम ये सारी डिजीज में नहीं कर पाए। ये इतना आसान होता तो हम इंसुलिन के लिए कर लेते, पेनक्रियास की सेल निकालते, इंसुलिन का एक जीन और ट्रांसफर करते और वापस भेज देते, लेकिन नहीं हो पाता है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज है डिवाइड सेल डिवीजन, कल्चर। आप देखो ये काम इसलिए हुआ क्योंकि सेल बोन मेरो थी, लिम्फोसाइट्स, तो ये बोन मेरो सेल हमारी बॉडी में भी डिवाइड करती है और निकाल लो तो कल्चर में भी डिवाइड करती है। और ध्यान रखना हम जीन ट्रांसफर उसी सेल में कर पाते हैं जो डिवाइड करे, जो कल्चर हो सके। कल्चर मस्ट है होस्ट सेल का, क्योंकि इसमें बोन मेरो थी, हम कल्चर कर पाए, जीन ट्रांसफर करा, वापस भेज दिया, वो भी अंदर जाके कल्चर हो रही है, डिवाइड हो रही है। लेकिन अब जैसे इंसुलिन की बात करें तो वो तो डिफरेंशिएटेड सेल है, डिवाइड ही नहीं होती पेनक्रियास वगैरह में, तो ऐसे में जीन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर हम बात करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर आप चाहे जिस जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हो, बशर्ते आपको पता चल जाए कि ये डिजीज होने वाली है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर भी ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन बाकी है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक हो सकते हैं, बस ये है कि हमें मालूम चल जाए कि कौन सा होने वाला है। बट एक बार अगर बर्थ हो गया तो बर्थ के बाद केवल वही जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक होंगे जिसमें बॉडी की कोई एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि एडीए डेफिशिएंसी में बोन मेरो। लेकिन जहाँ डिवाइडिंग सेल इन्वॉल्व नहीं है उन डिजीज को ठीक करना अभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो आप अब हम जीन थेरेपी को कैंसर के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और खूब काम चल भी रहा है। जल्दी हमें कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, क्योंकि कैंसर में भी बहुत सेल डिवाइड होती रहती है। डिवाइडिंग सेल जरूरी है, कल्चर कर पाओ तभी तो जीन ट्रांसफर कर पाओ। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जरूर सबका हो सकता है, बस एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चलना चाहिए, ठीक है। तो जीन थेरेपी का ये आउटलाइन, और एडीए डेफिशिएंसी के अगेंस्ट सक्सेसफुली हमने इसको यूज किया। ये हमारे एक फ्यूचर की टेक्निक है, मेडिकल साइंस में एक तरह का फ्यूचर ट्रीटमेंट कहा जाता है कि आने वाले टाइम में इस तरह की टेक्निक से हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी ठीक कर पाएंगे, जैसा कि हमने जीन थेरेपी के केस में किया भी सही, ठीक है। एनसीईआरटी में भी जरा इसको भी विजुअलाइज कर लें तो एनसीईआरटी के अंदर आपको ये 2-3 छोटे-छोटे पैराग्राफ में दे रखा है। ये देखिए इंसुलिन के ठीक बाद में जीन थेरेपी दिया है। जीन थेरेपी के इस पैराग्राफ में तो आपको डेफिनेशन दी हुई है कि क्या है जीन थेरेपी और कैसे किया जाता है। फिर फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन इन 1919 अ 4-year-old गर्ल सफरिंग फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी, ये इस पैराग्राफ में। इसी पैराग्राफ में एडीए का फंक्शन बता रखा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है एंजाइम रिप्लेसमेंट से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और जीन थेरेपी। आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी सारी चीज समझ में भी आ जाएंगी। बस इन्होंने बोन मैरो की जगह लिम्फोसाइट लिख रखा है, बात वही है, ठीक है। लास्ट में उन्होंने लिख भी रखा है, हाउएवर if the gene isolated from bone marrow cell producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stage, it would be a permanent cure. अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर करेंगे तो परमानेंट क्योर होगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। तो जीन थेरेपी को लेकर ये 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, इसको आप एनसीईआरटी से भी एक बार रीड कर लीजिएगा, जो चीज़ मैंने बताई वही लिख रखा है। उसके बाद में आते हैं हम मेडिकल के तीसरे एप्लीकेशन पर। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का जो ये पूरा पार्ट है, इसमें बेसिक चीजें हमें बस समझनी है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या है? मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस का मतलब होता है डिजीज को कंफर्म करना, पता लगाना कि क्या इन्फेक्शन है, कौन सी बीमारी, क्या हुआ है। और आप देखिए डायग्नोसिस का मेडिकल साइंस में इतना जरूरी रोल है कि जब तक हमें डिजीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं होगा हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके पास खूब सारी मेडिसिन हो, ट्रीटमेंट के भी मेथड हो, लेकिन अगर चीज डायग्नोस ही नहीं हुई तो क्या करोगे, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए तो मेडिकल साइंस में कहा जाता है अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस मींस द हाफ ट्रीटमेंट। इतनी इंपॉर्टेंस है डायग्नोसिस की, ठीक है। पहले के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, तो डॉक्टर्स जो है पेशेंट के सिम्टम्स और उससे बात करके थोड़ा अंदाजा लगाते थे कि क्या हुआ होगा। फिर थोड़े बहुत टेस्ट आने लगे, ब्लड टेस्ट होने लगे और भी कई तरह के टेस्ट, फिर रेडिएशंस का काम आ गया, एक्सरे, सोनोग्राफी वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं, टेस्ट वगैरह जितने भी हैं, ये डॉक्टर की हेल्प के लिए है कि इनसे
ये पता चल जाता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। और जब डॉक्टर को ये चीज़ पता चल जाती है तो उसके लिए ईजी रहता है ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, कौन सी मेडिसिन देना, क्या करना। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है डायग्नोसिस। देखिए, मेडिसिन लिखना डॉक्टर का इतना बड़ा काम नहीं है जितना डायग्नोज करना। और डायग्नोसिस के अलग अलग तरह के टेस्ट भी अवेलेबल है। इनफैक्ट टेस्ट के रिजल्ट के बाद भी डॉक्टर को अपना एक एक्सपीरियंस यूज करके कंक्लूड करना होता है कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, अब डायग्नोसिस में प्रॉब्लम कहाँ है? डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होती है डायग्नोसिस की डिलेइंग को लेकर। कई बार डायग्नोसिस टाइम पे नहीं हो पाता, डिले हो जाता है। डिले के अपने अपने रीज़न हैं, और डायग्नोसिस जब डिले हो जाता है तब फिर सीरियस और सीवियर कंडीशन हो जाती है। आप देखिए, अगर डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंस आपको इसी से पता चलेगी कि अगर हम बहुत अर्ली और एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाएँ, बड़ी अर्ली स्टेज पर कर पाएँ, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी, आज कैंसर और एड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर राइट टाइम पर एक्यूरेट और अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो इवन वी कैन कंट्रोल द एड्स एंड कैंसर लाइक डिजीज। और अगर डायग्नोसिस डिले हो गया तो आज भी लोग मलेरिया और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से भी मर जाते हैं। अब आप देखिए, क्या मलेरिया और स्वाइन फ्लू की हमारे पास या डेंगू की हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये बीमारियां भी कई बार बहुत सीवियर होकर के इससे पर्सन की डेथ तक हो जाती है। उसका बहुत बड़ा रीजन है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की डिलेइंग की वजह से ये चीजें होती हैं। रिसेंटली जो कोविड चल रहा है उसमें भी यही है। अगर हमें इन्फेक्शन का सही समय पे पता चल जाए तो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, डायग्नोसिस डिले होता है और डिले होने पर इन्फेक्शन बॉडी में इतना फैल जाता है कि फिर उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं और पर्सन की डेथ हो जाती है। अब आखिर डायग्नोसिस डिले क्यों होता है? अगर डायग्नोसिस की डिलेइंग की बात करें तो डिले के हमें दो रीजन नजर आते हैं। एक रीजन है ह्यूमन साइकोलॉजिकल रीजन और दूसरा है टेक्निकल रीजन। समझिएगा, ह्यूमन साइकोलॉजिकल रीजन में तो क्या होता है, ह्यूमन अपनी केयरलेसनेस की वजह से कई बार डिले करता रहता है। कई बार हमें लग रहा है कि हमें फीवर आ रहा है, बॉडी थोड़ी सी परेशान है, तो भी हम कई बार क्या है, कुछ मेडिसिन नहीं लेते हैं, हो जाएगा, टालते रहते हैं। ठीक है, अब हम अवॉइड करते रहते हैं। हमें लगता है हमारी इम्यूनिटी पे बड़ा भरोसा है हमें, तो कई बार हम अवॉइड करते रहते हैं। तो हमारी बॉडी हमें सिम्टम देती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम अवॉइड कर रहे हैं। अब जितने दिन हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, उतना समय आप उस पैथोजन को बॉडी में डेवलप होने के लिए दे रहे हो। अब कई बार ये इतना डिले हो जाता है कि इतना सीवियर इन्फेक्शन हो गया कि फिर छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत हैवी हो जाती है और डेथ तक हो जाती है। ठीक है, कई बार होता है एक ही पर्टिकुलर डिजीज के दो पेशेंट एक ही हॉस्पिटल में गए, एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो रहा, एक डॉक्टर ने एक को बचा लिया, दूसरे को नहीं बचा पाए। अब जिसको नहीं बचा पाए उनके पेरेंट्स, उनके लोग कह रहे हैं कि साहब इन्होंने अच्छे से इलाज नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको तो ये रहता है कि भाई मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस वक्त किस लेवल का इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, ये सब इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि आप किस लेवल पर जाकर चेक कराने गए या ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, कोई बहुत अवेयर और बहुत अर्ली स्टेज पर ही चला गया तो बहुत इजीली और बहुत कम मेडिसिन में और कम टाइम में ठीक हो जाएगा। और पहले हम अवॉइड करते रहे, हम खुद टालते रहे, इधर उधर घूमते रहे और उसके बाद जाकर पहुंचेंगे और इन्फेक्शन बहुत लेवल पर बढ़ गया है तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एक ही बीमारी से कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ नहीं मरते हैं। उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के लेवल का और डायग्नोसिस की टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। तो ये तो ह्यूमन पार्ट है। अब ये तो हम अपने अवेयरनेस से ठीक कर सकते हैं कि हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, लग रहा है कि कुछ ऐसी बीमारी, तो पहले हम डायग्नोज जरूर करा लें। कई लोग तो डायग्नोज इसलिए नहीं कराते कि उन्हें यह डर रहता है कि भाई अभी अननेसेसरी कोई बीमारी निकल आई। भाई हम अगर डायग्नोज नहीं भी कराएंगे तो बीमारी अगर हमारे अंदर है तो है ना, खाली डायग्नोज नहीं कराने से वो ठीक थोड़ी हो जाएगी। डिजीज, ध्यान रखिएगा, छिपाने से ठीक नहीं होती। ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो ये ह्यूमन की जो डिलेइंग है वो तो हम अपने अवेयरनेस से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक डिलेइंग है टेक्निकल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम तो बड़े अवेयर्ड हैं, लेकिन अब आजकल नए नए इन्फेक्शन, नए नए पैथोजन आ रहे हैं, तो डायग्नोसिस के प्रॉपर टेस्ट नहीं होते। और जब हमारे पास डायग्नोसिस का प्रॉपर कोई टेक्निकल टेस्ट नहीं है तो हमें इन्फेक्शन का पता ही नहीं चलता। अच्छा, कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह है जो केमिकल बेस पर पहचानते हैं पैथोजन को। हमारा ब्लड सैंपल ले लिया। अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो सैंपल में पॉजिटिव रिपोर्ट तभी देते हैं जब ह्यूमन बॉडी में भी एक मिनिमम लेवल का इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम बहुत अर्ली स्टेज पर सैंपल लेकर के टेस्ट करा देंगे, नेगेटिव आता है। कई बार इन्फेक्शन होता है
लेकिन इतना अर्ली स्टेज पर है कि वो पकड़ में ही नहीं आता, टेस्ट नेगेटिव आ जाता है और फिर कुछ समय बाद में डिजीज हो जाती है। ऐसा कई बार होता है, हमें लगता है आसपास कई लोगों को टाइफाइड हो रहा है, अपन भी चेक कराएं, क्या पता अपने को भी हो रहा हो। अब आपकी बॉडी में मान लो इन्फेक्शन है भी सही, लेकिन आप क्योंकि अवेयर होकर खुद ही पहले चले गए, तो अभी इन्फेक्शन बहुत अर्ली स्टेज पर है, बहुत कम है। आपने टेस्ट कराया, आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया और आप मस्त हो गए कि चलो अपन को कुछ नहीं है, लेकिन 4-5 दिन बाद आपको भी टाइफाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले गालियाँ देते जहाँ टेस्ट करवाया कि उसने बेकार गलत टेस्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इनिशियली जब आप टेस्ट कराने गए तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का लेवल बहुत कम था और जिस टेक्नोलॉजी से उसने टेस्ट किया वो उस इतने मिनिमम इन्फेक्शन को नहीं पकड़ पाया, नेगेटिव आ गया, फिर थोड़ा इन्फेक्शन का लेवल बढ़ा तब पकड़ में आया। ये है टेक्निकल डिले। यहाँ अब ज़रूरत है कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की जो ह्यूमन बॉडी में मिनिमम से मिनिमम इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट कर ले, और जितने मिनिमम लेवल पर इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाएगा उतना इजीली ट्रीटमेंट हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी को हम यहाँ इसीलिए यूज करते हैं कि आखिर डायग्नोसिस में बायोटेक का क्या रोल है। बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी वी कैन आइडेंटिफाई पैथोजन एट अ वेरी अर्ली स्टेज, बहुत अर्ली और एक्यूरेट डायग्नोसिस। एक्यूरेट इन द सेंस क्योंकि बायोटेक में हम डीएनए काम में लेते हैं और पैथोजन को उसके डीएनए से पहचानेंगे, और डीएनए से पहचानने का मतलब है गलती का कोई चांस नहीं। और इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी की वेरियस टेक्निक्स आजकल डायग्नोसिस में काम आने लगी, जिसमें सबसे फेमस टेक्निक है पीसीआर, आरटी-पीसीआर भी कहते हैं, रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, इसके अलावा भी आरडीएनए है, एलिजा को भी ले लो, एलिजा हालांकि डीएनए पर बेस्ड नहीं है। तो और भी जो टेक्निक्स हैं ये सब डायग्नोसिस में काम आती हैं। एंड अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर इजी ट्रीटमेंट, जो भी हमने आपको बताया। ठीक है, द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर नाउ यूज्ड फॉर वेरी अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ एनी पैथोजन और डिजीज। ठीक है, ये टेक्निक कौन कौन सी हैं? आरडीएनए टेक्निक, पीसीआर, एलिजा etc. are used for diagnosis. PCR is used to detect very low concentration of bacteria or virus. PCR में क्या होता है? By amplifying their DNA. PCR क्या करता है? DNA एम्पलीफाई कर देता है। तो पैथोजन जो बहुत कम लेवल पर है वो उसके DNA को एम्पलीफाई करता है, कई गुना बढ़ा देता है, 40 टाइम्स 50 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने में हम रेडियो एक्टिव प्रोब काम में लेंगे, पीसीआर तो खाली एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, पीसीआर इज नाउ, देखो पीसीआर को बहुत यूज किया जाता है, रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। एड्स पेशेंट में एचआईवी के टेस्ट के लिए रूटीनली पीसीआर यूज होता है। रिसेंटली जो कोविड, जो कोरोना हम कह रहे हैं, उसमें रियल टाइम पीसीआर यूज हो रहा है। अब कोरोना वायरस में तो आरएनए है, तो पीसीआर में क्या करते हैं, उसके आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। आरएनए से डीएनए बना सकते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, सीडीएनए बनेगा, बता रखा है। फिर उस डीएनए को सेवरल टाइम एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर से, फिर उसके बाद प्रोब से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो पीसीआर, प्रोब, ये जो बायोटेक्निकल मेथड्स हैं ये सब डायग्नोसिस में यूज होते हैं और इनकी मदद से आज हम किसी डिजीज को बहुत अर्ली स्टेज पे पहचान सकते हैं, और जब हमें पता चल जाएगा तो हम ट्रीटमेंट मेडिसिन से उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोब का भी बड़ा रोल है, पीसीआर का बड़ा रोल है। स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए और आरएनए प्रोब्स आर यूज्ड। प्रोब पर क्वेश्चन भी आता रहता है, आरएनए भी हो सकता है प्रोब, डीएनए भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव जरूर होता है, और इसके रेडियो एक्टिविटी से तो पहचान में आएगा, ऑटो रेडियोग्राफी से। मैं ये सारी चीजें आपको आगे भी बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई, पैथोजन और म्यूटेटेड जीन को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। आप देखिए बायोटेक के इस पीसीआर प्रोब वाले सिस्टम से न केवल हम किसी ऑर्गेनिज्म में किसी इन्फेक्शन को पहचान सकते हैं, बल्कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जीन थेरेपी, और कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर आप जीन ट्रांसफर कर दो तो हर डिजीज ठीक हो सकती है। और हमने ये कहा था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हम ट्रांसफर कर तो दें, लेकिन हमें पता तो चले कि इस एम्ब्रियो से बनने वाले चाइल्ड में ये डिजीज होने वाली है, और आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कौन सी डिजीज हो सकती है ये आप डायग्नोसिस में पता कर सकते हैं, वही पीसीआर प्रोब इनकी हेल्प से। तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर का भी अंदाजा लगा सकते हैं, पैथोजन वगैरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत अर्ली स्टेज पर, और उनका फिर ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। अब देखो आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसका मेथड मैं वापस पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 जगह पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोसेस पढ़ा था, बहुत लंबा सा जो पूरा प्रोसेस, फिंगरप्रिंटिंग लाइक प्रोसेस होता है यहाँ भी। उसी फिंगरप्रिंटिंग लाइक प्रोसेस को फिर बायोटेक के प्रिंसिपल प्रोसेस चैप्टर में हमने रैंडम डीएनए टेक्निक में पढ़ा।
ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहाँ काम आएगा। जैसे आप फिंगरप्रिंटिंग वाले प्रोसेस में क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, सेल लेते हैं, उसमें से डीएनए निकालते हैं, और आप देखो फिंगरप्रिंटिंग के उस प्रोसेस में उस डीएनए में से आपने आइडेंटिफाई क्या किया, जो रैंडम डीएनए मेथड था उसमें आपने क्या आइडेंटिफाई किया, डिजायर्ड जीन। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप आरएफ आइडेंटिफाई करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट्स, रिपीटेटिव डीएनए। अब हम यहाँ पर पैथोजन आइडेंटिफाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं मोर और लेस वैसी टेक्निकल सीक्वेंस। अब जैसे आप एग्जांपल से समझ जाएंगे, मान लीजिए मैं किसी पर्सन में साल्मोनेला का इन्फेक्शन चेक करना, टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, तो हमने उसका ब्लड सैंपल ले लिया। अब ब्लड की सेल आ गई, उन सेल में से डीएनए आइसोलेट किया। अब याद कीजिए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को दिमाग में रखिए, सेल में से डीएनए निकाल लिया, ठीक है। अब होता क्या, हमारा डीएनए तो खूब है, ह्यूमन की सेल है, लेकिन पैथोजन मान लो बैक्टीरिया है तो उसका डीएनए बहुत कम होगा। तो अब हम यहाँ पीसीआर से उस डीएनए सैंपल को एम्पलीफाई जरूर करेंगे, पीसीआर से एम्पलीफाई करेंगे। तो अगर डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए, साल्मोनेला का डीएनए उसमें होगा तो वो भी एम्पलीफाई होगा। पीसीआर से एम्पलीफाई करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन डीएनए को कट करेंगे, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनको सेपरेट करेंगे, देखिए सेम वही प्रोसेस है। फिर अल्कलाइन मीडियम में डीनेचुरेशन करेंगे, और उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे। आ गई यहाँ तक बात। अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर हमारे पास हमारे सेल के भी डीएनए है, पैथोजन का भी डीएनए होगा तो उसके भी टुकड़े सब इसी मेम्ब्रेन पर आ गया। अब हमें चेक करना है कि इस मेम्ब्रेन पर साल्मोनेला बैक्टीरिया का कोई डीएनए है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस मेम्ब्रेन पर प्रोब डालेंगे, और प्रोब हम किसका लेंगे, साल्मोनेला के बैक्टीरिया के डीएनए का प्रोब, रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाएंगे। आज हम जितने मेजर पैथोजन हैं सबका हम प्रोब बना चुके हैं रेडियो एक्टिव। उस मेम्ब्रेन पर हमने बैक्टीरिया के डीएनए का प्रोब डाला, अगर उस मेम्ब्रेन में एक भी डीएनए बैक्टीरिया का कहीं भी होगा तो प्रोब जाके वहाँ बाइंड कर जाएगा, और प्रोब वहाँ बाइंड करेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा, हमें दिखेगा थोड़ी, लेकिन जहाँ प्रोब बाइंड करेगा वहाँ से रेडिएशन एमिट होगी। तो हम इस मेम्ब्रेन के सामने एक्सरे फिल्म लगाएंगे, फोटोग्राफिक फिल्म, तो फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड आएगा, अगर रेडिएशन एमिट हो रही तो बैंड आएगा। और बैंड आने का मतलब क्या हुआ, फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड आया, इसका क्या मतलब हुआ कि सैंपल में साल्मोनेला का डीएनए था, पर्सन इज साल्मोनेला पॉजिटिव। एक डीएनए भी होगा तो पहचान में आ रहा है, इतना अर्ली स्टेज पर हम बता सकते। अगर हमने प्रोब डाला और वो कहीं बाइंड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि साल्मोनेला का डीएनए नहीं है, पर्सन नेगेटिव। इस तरह से यहाँ आपको जो पैथोजन चेक करना है उसके डीएनए का प्रोब डालिए, खाली प्रोब बदलता है, और सैंपल में डीएनए को एम्पलीफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत अर्ली स्टेज पर होता है, तो कई गुना पहले उसके डीएनए को बढ़ाया जाएगा पीसीआर से। पीसीआर को इसलिए तो पीपल्स चॉइस रिएक्शन कहा जाता है, डायग्नोसिस में खूब काम आती है, ठीक है। और बाकी प्रोब्स हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये तो हुआ पैथोजन आइडेंटिफाई करने का तरीका। क्योंकि हम ये मेथड 2 जगह पहले पढ़ चुके इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बस यूज कैसे करना है वो ध्यान रखना। अब जेनेटिक डिसऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली को देखकर हमें लग रहा है कि इन फैमिली में आगे आने वाले चाइल्ड में कोई डिसीज हो सकती है, थोड़ा फैमिली ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। मान लो किसी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन एल्बिनिज्म चला आ रहा है, ठीक है, किसी न किसी को हो ही रहा है, और अब हमें डाउट है कि इस फैमिली का जो अगला चाइल्ड पैदा होने वाला है उसको भी एल्बिनिज्म हो गया, तो हम चेक कर सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर चेक कर लेंगे, और अगर वहाँ पता चल गया तो जीन ट्रांसफर से ठीक भी कर देंगे, जीन थेरेपी से। अब वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल ली जाएगी, एम्ब्रियोनिक सेल निकाल लेंगे पहले, ठीक है, उसका डीएनए निकाला, उसको भी एम्पलीफाई कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, ब्लॉटिंग किया, सब कुछ वही काम है, और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर हम उस एम्ब्रियोनिक सेल के सारे डीएनए को ले आए। अब इस बार हमें पैथोजन चेक नहीं करना, इस बार हम उस एम्ब्रियोनिक सेल में ये चेक करना है कि एल्बिनिज्म अगर मान लो चेक कर रहे हैं तो एल्बिनिज्म से रिलेटेड इस सेल में कौन सा अलील है। सेल डिप्लॉइड है तो 2 अलील होंगे, और हम जानते हैं एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी कि अगर डोमिनेंट अलील हुआ तो डिजीज नहीं होगी, और दोनों अलील अगर रिसेसिव हुए तो ही डिजीज हुई। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रिसेसिव डिजीज का जो जीन है वो कई बार कुछ भी हो सकता है, तो हम जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है डोमिनेंट अलील उसका प्रोब बनाते हैं। यहाँ तो हमने पैथोजन का प्रोब बना के डाला था, जेनेटिक डिजीज से फाइंड आउट करते हैं तो हम नॉर्मल अलील का प्रोब बनाते हैं, और नॉर्मल अलील का प्रोब बना के डाला। अगर एम्ब्रियो की उस सेल में एक भी डोमिनेंट अलील हुआ, भाई या तो दोनों डोमिनेंट अलील होंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, या हेटेरोजाइगस होगा,
तो अगर एक भी डोमिनेंट एलील हुआ तो प्रॉप जाके बाइंड करेगा, प्रॉप बाइंड करेगा। हम फोटोग्राफिक फिल्म लगाएंगे तो फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड आएगा, और फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड आने से क्या कंक्लूजन दोगे? अगर फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड आया तो इसका मतलब सैंपल में डोमिनेंट अलील है, और डोमिनेंट अलील है मतलब इस एम्ब्रियो से बनने वाले चाइल्ड में एल्बिनिज्म नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डोमिनेंट अलील है। और अगर दोनों अलील रिसेसिव हुए तो प्रॉब दोनों में से किसी पे भी बाइंड नहीं करेगा, प्रॉब बाइंड नहीं करेगा तो पूरी एक्सरे फिल्म पर कोई बैंड नहीं आएगा। एन एब्सेंस ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म ऑन absence of band on photographic film would indicate the presence of mutated gene in sample। क्या अब म्यूटेटेड जीन है भैया दोनों, और इस एम्ब्रियो से बनने वाले चाइल्ड को डिजीज होगी। अब आप चाहो तो वहाँ जीन थेरेपी से जीन ट्रांसफर करके ठीक कर लो, परमानेंट क्योर। समझ में आई बात? दोनों अपोजिट चीजें। देखो, पैथोजन जब चेक करते हैं तो पैथोजन का प्रॉब डालते हैं, इसलिए वहां मेम्ब्रेन पर अगर बैंड आया तो इसका मतलब डिजीज का होना कन्फर्मेशन है। जेनेटिक डिसऑर्डर जब चेक करते हैं तो हम नॉर्मल एलील का प्रॉब डालते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक्सरे फिल्म पर बैंड आना डिजीज नहीं होने का इंडिकेशन है। उल्टा चलेगा क्योंकि हम प्रॉब अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एनसीईआरटी में भी बहुत ब्रीफ में समझा रखा है एक पैराग्राफ में। ये चीज़ें तो खैर मैंने आपको बताई दी, साथ साथ में आप इसको एनसीईआरटी से भी एक बार देख लें कि जीन थेरेपी को लेकर के एनसीईआरटी के अंदर डायग्नोसिस को लेकर, ये जीन थेरेपी था पेज नंबर 211। अब पेज नंबर 212 पर जब आप जाओगे तो शुरू में ही आपको ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और उसमें ये 2-3 छोटे छोटे से पैराग्राफ मिलेंगे, ये सारे, ठीक है। अब इसमें पहले पैराग्राफ में तो आपको डायग्नोसिस की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि डायग्नोसिस क्यों ज़रूरी क्या नहीं है। कन्वेंशनल मेथड में कई बार हमें लेट पता चलता है, ठीक है, लिखा है यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जैसे सीरम यूरिन एनालिसिस जो भी है, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसको एलिजा कहते हैं, ठीक है, आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम बायोटेक की इन टेक्निक को यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन इज प्रोड्यूस अ डिजीज सिम्टम। भाई हम कब पता चलता है कि कोई सिम्टम आएगा, तभी तो हम इसका प्रेजेंस पता करते हैं बैक्टीरिया वायरस का। बाय दिस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, ठीक है, बहुत हाई हो चुका होता है, तो उसको फिर कंट्रोल करने में मुश्किल आती है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वगैरह डिटेक्ट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग पीसीआर। अब यही कह रहा है कि पीसीआर से हम बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत अर्ली स्टेज में, ठीक है। अब ये लिख रखा है एड्स पेशेंट्स के लिए भी यूज होता है, जो मैंने आपको सारी चीज बताई, ठीक है। उसके बाद में इस अगले पैराग्राफ में थोड़ा बहुत प्रोब को लेकर के दिया है। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसको कहा प्रोब, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography, ठीक है। हमने जो वो सेल में से डीएनए निकाला, क्लोन ऑफ सेल, तो इसलिए कि हम सेल का कल्चर तो करेंगे, फिर उसमें से डीएनए निकालेंगे। अब उस डीएनए पर हम प्रॉब डाल करके उसको हाइब्रिडाइज करा रहे हैं, और बाद में ऑटो रेडियोग्राफी, जब एक्सरे फिल्म लगाते हैं वो ऑटो रेडियोग्राफी है, ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे रखी, फॉलोड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन will hence not appear on the photographic film, ठीक है, because the probe will not the probe will not have complementary with the mutated gene। एक्चुअली ये जेनेटिक डिसऑर्डर को लेकर कहा गया है, ठीक है, कि हमने प्रॉब डाला और अगर उसमें म्यूटेटेड जीन है तो प्रॉब उस पर बाइंड नहीं होगा, किसी तरह का फोटोग्राफिक फिल्म पर बैंड्स नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पैथोजन को लो कंसंट्रेशन पर पीसीआर से डिटेक्ट करेंगे, उसके डीएनए के प्रॉब से, तो प्रॉब और पीसीआर का ज़्यादातर काम है। लास्ट में 2-3 लाइन में एलिजा को बता रखा है। एलिजा वैसे आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस में है नहीं, एलिजा एक्चुअल में डीएनए पर नहीं काम करता, वो एंटीजन एंटीबॉडी पर काम करता है, ठीक है। कि अगर आपकी बॉडी में किसी का इन्फेक्शन हुआ तो उसका एंटीजन आया, तो या तो आप उसका एंटीजन पहचान लो, और उस एंटीजन के अगेंस्ट मान लीजिए हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई तो आप एंटीबॉडी से भी पहचान सकते हो, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, ठीक है। एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, जो भी एंटीजन है, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसिस अगेंस्ट पैथोजन। तो एलिजा तो क्या करता है, पैथोजन का एंटीजन या उसके अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडी से, जैसे हम कोविड में भी एंटीबॉडी टेस्ट की बात कर रहे हैं कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी उससे हम पता कर लें, तो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये अर्ली स्टेज पर नहीं होगा एलिजा। इन्फेक्शन होगा, एंटीबॉडी बनेगी, जो भी है।
अगर आप डीएनए पर काम कर रहे हैं, प्रोब यूज कर रहे हैं, पीसीआर यूज कर रहे हैं, तो बहुत अर्ली स्टेज पर आएगा। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बातें 2-3 छोटे-छोटे पैराग्राफ में एनसीईआरटी में दी हैं। इसको कैसे चेक करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, यहाँ किस तरह से प्रोब और पीसीआर काम आए, ये चीजें और फंडामेंटली ध्यान रखिए, ठीक है। सो कुल मिलाकर के मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन, देयर आर 3 एप्लीकेशन जो हमने पढ़े, जो हम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है। पहला था जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन, यानी कि रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बनाना, जिसमें हमने इंसुलिन कैसे बनाया ये बताया। उसके बाद जीन थेरेपी, इसके अंदर हम जीन ट्रांसफर से जेनेटिक डिसऑर्डर को कैसे ठीक करेंगे इस पर बात करी, और एडीए डेफिशिएंसी का एक एग्जांपल पढ़ा हमने। और तीसरा था डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर इसलिए कह रहे हैं कि हम डीएनए मॉलिक्यूल के लेवल पर जाकर के पैथोजन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोब और पीसीआर से। साथ साथ में हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, और उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस अब थोड़ा थोड़ा यूज होने लगे हैं, और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं। आने वाले टाइम में बायोटेक की ये टेक्निक और ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो पाएगी, और हम मेडिकल सिस्टम को और कन्वीनियंट बना पाएंगे। तो ये 3 एप्लीकेशन मेडिकल एप्लीकेशन रहा। तो चैप्टर के हमने 2 बड़े पार्ट कंप्लीट किए। चैप्टर का पहला भाग था एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एंड नाउ एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंस। थैंक यू।